हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी न्यूक्लिक एसिड्स की, है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। फिर हमने उसके एक न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। फिर हमने डीएनए की भी बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म इन न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन, सिंथेसिस कैसे होता है और डिग्रेडेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि हम अपने चैनल पे कौन कौन से लेक्चर कवर कर चुके हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम ग्लाइकोलिसिस कर चुके हैं, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, बायो एनर्जेटिक्स, लिपिड मेटाबॉलिज्म कर चुके हैं, अमाइनो एसिड का लेक्चर कर चुके हैं। जो कल नहीं बताया था वो था थर्मोडायनेमिक्स, वो निकल गया था ध्यान से। थर्मोडायनेमिक्स कवर कर चुके हैं। कल के लेक्चर में हमने कवर किया था न्यूक्लिक एसिड। आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है यानी कि डीएनए, आरएनए, वो किसका बेसिस बनाते हैं? वो बनाते हैं जेनेटिक्स का। तो हम इसको दोनों में पढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, कल हमने क्या देखा था? जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? वो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब ये न्यूक्लियोटाइड खुद कैसे बनते हैं? तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है पेंटोज शुगर और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हमने बात करी अभी। आरएनए होता है जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, एक होता है डीएनए जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो पेंटोज शुगर होती है वो आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है, जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। नाइट्रोजनस बेस 5 बेसेस होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन और एक होता है यूरेसिल। जिसमें से ये जो दो होते हैं वो प्यूरिन बेसेस होते हैं जिनके अंदर प्यूरिन रिंग स्ट्रक्चर होता है, दो से मिलकर बनता है। और ये जो तीन होते हैं ये होते हैं पायरिमिडीन, है ना, जिनके अंदर पायरिमिडीन रिंग होती है। इतनी अपन ने बात करी। इसके बाद हमने कल ये देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। बहुत सारे जो कोएंजाइम्स होते हैं उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी होते हैं। विटामिन्स के, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं, उनके भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। एनर्जी रिएक्शंस में पार्टिसिपेशन करते हैं। हम हमेशा एटीपी की बात करते हैं। एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एनर्जी करेंसी मतलब लेन देन इसी से चलता है बॉडी में। जितनी भी एनर्जी सेल्स के पास जाती है वो किसकी फॉर्म में जाती है? एटीपी की फॉर्म में जाती है। ठीक है, और बहुत जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो काफ़ी रिएक्शंस को कंट्रोल भी करते हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल भी करते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनके। अब हम आगे देखते हैं। अब एक और बात, जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। जो पेंटोज शुगर होती है वो बीच में होती है, इससे ये दोनों अटैच होते हैं। ठीक है, जब पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या? जब पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब पेंटोज शुगर से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं ये नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप दोनों अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, है ना। अब इसको देखते हैं। ये देखिए, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर दोनों अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब शुगर से बेस और फॉस्फेट दोनों ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ देखिए, ये एक शुगर है ना, शुगर है। शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच है। ये बेस कुछ भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, यूरेसिल, थाइमिन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम एडेनिन मान के चलते हैं। यहाँ पर क्या है? ये एडेनिन है, ये फर्स्ट कार्बन है। अगर ये शुगर राइबोज शुगर है तो क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। और डीऑक्सीराइबोज से तो क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। तो फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच है? नाइट्रोजनस बेस अटैच है। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड।
जब इस कार्बन से, जब शुगर के 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब डिपेंड करता है, अगर एक कार्बन अटैच होगा तो हम उसको बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट अटैच होंगे तो उसको हम बोलेंगे ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर 3 फॉस्फेट अटैच होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी रिच कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। तो मैंने अभी बताया 2 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, 2 टाइप के, एक होते हैं प्यूरीन, एक होते हैं पायरिमिडीन। जो प्यूरीन होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। तो आज हम प्यूरीन पे बात करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि प्यूरीन की सिंथेसिस कैसे होती है। पहले जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यानी कि राइबो शुगर जो होती है, फिर वो बाद में क्या होता है, उसका ऑक्सीजन रिड्यूस होता है और क्या बनता है, डीऑक्सी राइबो शुगर बनती है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्यूरीन राइबो न्यूक्लियोटाइड से, फिर मैं आपको बताऊंगी कि डीऑक्सी राइबो शुगर कैसे बनती है ना। तो 2 प्यूरीन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। अब इस प्यूरीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होते हैं। ये कहाँ कहाँ से आते हैं, तो जो फर्स्ट नाइट्रोजन होता है वो एस्पर्टेट से आता है। जो सेकंड और 8th कार्बन एटम्स होते हैं वो N10 फॉर्माइल THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलेट से आता है। N3 और N9 कहाँ से आते हैं, ये ग्लूटामाइन से आते हैं। कार्बन 4, कार्बन 5 और N7 जो होते हैं ये ग्लाइसिन से आते हैं। और जो 6th कार्बन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्यूरीन होते हैं, जो प्यूरीन कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है यानी कि शुगर और फॉस्फेट, है ना, राइबोज 5 फॉस्फेट वो पहले से अटैच होता है, उसके ऊपर प्यूरीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन पिरिमिडीन में अलग होता है। पिरिमिडीन में पहले नाइट्रोजनस बेस बनता है, उसके बाद वो जाके राइबोज 5 फॉस्फेट से जुड़ता है। ये डिफरेंस होता है प्यूरीन और पिरिमिडीन में। अब प्यूरीन बनता कहाँ है, तो ये लिवर में बनता है। कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। लिवर मेजर साइट होती है प्यूरीन के सिंथेसिस की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्यूरीन का डिफरेंस भी याद रखना पिरिमिडीन से, कि जो प्यूरीन होता है उसमें राइबोज 5 फॉस्फेट पहले से अटैच होता है, उसी के ऊपर प्यूरीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन पायरिमिडीन में क्या होता है, पायरिमिडीन कंपोनेंट्स पहले बनते हैं, साइटोसिल, थायमिन, यूरेसिल, ये पहले, यूरेसिल पहले बनता है वैसे तो, उसके बाद में फिर साइटोसिन और थायमिन बनते हैं। उसमें बाद में आके राइबोज 5 फॉस्फेट जुड़ता है, यहाँ पर पहले से जुड़ा हुआ होता है। लिवर मेजर साइट होती है जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड प्यूरीन का सिंथेसिस होता है। कहाँ पर सिंथेसिस नहीं होता प्यूरीन का, तो इरिथ्रोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और ब्रेन के अंदर नहीं होता। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मैंने सर्च करा था तो मुझे ये पता चला कि एक एंजाइम होता है, नहीं सॉरी, एक एंजाइम नहीं, एक कंपोनेंट होता है PRPP। ये होता है फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, है ना, PRPP, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ये क्या होता है, ये जो कंपोनेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। ये इरिथ्रोसाइट्स में कम होता है, इसकी कमी की वजह से यहाँ पर प्यूरीन सिंथेसिस नहीं होती। प्यूरीन जो आते हैं वो अलग पाथवे से आते हैं, साल्वेज पाथवे से आते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जो प्यूरीन सिंथेसिस होती है वो होती कहाँ पर है, वो होती है इसमें हमारे, ये देखिए, वो होती है साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले जो राइबोज 5 फॉस्फेट होता है, राइबोज 5 फॉस्फेट आता है, ये आता कहाँ से, ये आता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट से। मैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट आपने पढ़ा होगा, इस पर मैंने लेक्चर भी बनाया है। इसमें क्या होता है, ये ऑल्टरनेटिव माना जाता है ग्लाइकोलिसिस का। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम HMP शंट पाथवे पढ़ते हैं, है ना। जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट होता है, इसका एक कंपोनेंट रिलीज होता है राइबोज 5 फॉस्फेट। ये यहाँ पर इनिशियल कंपोनेंट होता है प्यूरीन सिंथेसिस के लिए। इस कंपोनेंट के ऊपर PRPP सिंथेस वर्क करता है ATP की प्रेजेंस में, और क्या बना देता है, 5 फॉस्फोराइबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट, है ना। तो ये PRPP क्या है, PRPP है फॉस्फोराइबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट। इस सिंथेस की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, 5 फॉस्फोराइबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट।
है ना, इसकी सिंथेसिस होती है। ये स्टार्टिंग रिएक्शन होती है किसकी सिंथेसिस के लिए, प्यूरीन सिंथेसिस के लिए। अब क्या होता है, ग्लूटामाइन अपना नाइट्रोजन यानी कि अपना अमाइड ग्रुप जो होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है पीआरपीपी पे। ये एक मिनट, है ना, जो ग्लूटामाइन होता है ये क्या है, पीआरपीपी, है ना। ग्लूटामाइन अपना जो अमाइड ग्रुप होता है यानी कि NH2 ग्रुप होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है इसके पीआरपीपी के पास, और क्या बना देता है, यहाँ पे अमाइड ग्रुप आ गया, क्या बन गया, β5 फॉस्फोराइबोसिलामाइन, ये बन गया। अब क्या होता है इसके बाद में, ये यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो होती है पीआरपीपी यानी कि फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफरेज, इसकी प्रेजेंस में होती है। ये इस रिएक्शन को कंट्रोल भी करता है ना। कंट्रोल कैसे करता है वो हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर अमाइड ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया और ये अमाइन यहाँ पर जुड़ गया, बीटा फॉस्फोराइबोसिलामाइन बन गया। अब क्या होता है, इसके ऊपर ग्लाइसिन आके रिएक्ट करता है एटीपी की प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म कर देता है, ग्लाइसिनामाइड बना देता है, ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल बना देता है। ये देखिए यहाँ पर क्या बन गया, ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट बन गया। अब इसके ऊपर N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ग्रुप एक्ट करेगा। N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का ये जो N10 फॉर्माइल ग्रुप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके पास, इस वाले पोर्शन के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्माइल ट्रांसफरेज, और क्या बना देगा, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। तो ये जो राइबोस 5 फॉस्फेट है ये तो पूरी रिएक्शन में चलेगा। ऐड क्या हो जाएगा, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अमाइन ग्रुप जुड़ा ग्लूटामाइन से और NH2 आ गया, फिर इसके बाद इसके ऊपर सिंथेज और ग्लाइसिन ने वर्क करा और ये वाला ग्रुप आ गया, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, N फॉर्माइल ग्रुप आकर जुड़ गया, एक और ग्रुप आकर जुड़ गया इसके ऊपर, है ना, यहाँ पर ये ग्रुप आके जुड़ गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद इसके बाद क्या होता है, फिर से ग्लूटामाइन एटीपी की प्रेजेंस में दोबारा से सेकेंड बार अमाइन ग्रुप आता है ना, दोबारा से एक और अमाइन ग्रुप आके इस पे जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, फॉर्माइल ग्लाइसिना अमीडीन, पहले अमाइन था अब अमीडीन राइबोसिल 5 फॉस्फेट। तो दोबारा से एक और ग्लूटामाइन का अमाइनो ग्रुप आता है और जुड़ जाता है और क्या बनाता है, सिंथेज के प्रेजेंस पर जुड़ता है और क्या बनाता है, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइडीन राइबोसिल 5 फॉस्फेट। इसके नाम थोड़े टफ है, दोबारा एक दो बार पढ़ोगे तो याद होंगे, एक बार में तो नहीं होंगे, ठीक है। अब फिर क्या होता है, जैसे ये प्रोसेस हो जाती है, अब इसके बाद क्या होता है, एक रिंग फॉर्म हो जाती है। प्यूरीन जो होता है वो 2 रिंग से मिलकर बनता है, एक पायरिमिडीन रिंग होती है और एक होती है इमिडाजोल रिंग, है ना, छोटी वाली होती है इमिडाजोल रिंग। तो अब क्या हुआ, अब ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर ATP डिपेंडेंट प्रोसेस होती है और ये जो रिंग होती है ये एक रिंग बन जाती है और ये रिंग अब क्लोज हो जाती है। ATP की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और ये रिंग क्लोज हो जाती है और क्या बन जाती है, इमिडाजोल रिंग जो होती है वो बन जाती है। अब यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, 5 अमाइनो इमिडाजोल राइबोसिल 5 फॉस्फेट, क्या बोलते हैं, 5 अमाइनो इमिडाजोल राइबोसिल 5 फॉस्फेट। अब ये जो रिंग होती है ये क्लोज हो गई। ये क्लोज होने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होता है, एक कार्बन आके कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है और क्या बना देता है, यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड आके ये जुड़ गया। अब ये क्या बनाए, यहाँ अमाइनो ग्रुप पहले ही जुड़ चुका है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, अमाइनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट, ये बन गया। अब ये जो रिएक्शन होती है इसमें कार्बोक्सिलेशन होता है लेकिन यहाँ पर ATP नहीं लगता। अभी तक हम जो भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसमें ATP का यूज़ हो रहा है लेकिन यहाँ पर ATP का यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो एस्पर्टेट है ना, यहाँ पर ये रहा, अब जो एस्पर्टेट है वो भी ATP के प्रेजेंस में क्या बना देगा, ATP और सिंथेज के प्रेजेंस में क्या बना देगा, अमाइनो इमिडाजोल 4 सक्सिनाइल कार्बोक्सीमाइड बना देगा, का फॉर्मेशन करेगा। ये जो ग्रुप दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा जो ग्रुप है वो जाके जुड़ जाएगा किससे, 5 अमाइनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट पे।
और क्या बन जाएगा, और बनेगा अमाइनो इमिडाजोल 4 सक्सिनाइल कार्बोक्सिमाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। ये फॉर्म हो गया। अब इसके बाद क्या होता है ना, ये वाला प्रोडक्ट बना। अब इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक एंजाइम वर्क करता है एडिनोसक्सिनेट लाइएज, और जो एक्स्ट्रा ग्रुप होता है जो फ्यूमरेट होता है उसको रिलीज़ कर देता है, और जो अमाइनो ग्रुप होता है उसको जुड़े रहने देता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप है ये अलग हो जाएगा, और ये सिर्फ जो अमाइनो ग्रुप है वो रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो एडिनोसक्सिनेट लाइएज ने क्या करा, फ्यूमेरेट को रिलीज़ कर दिया, सिर्फ अमाइनो ग्रुप जो था वो जुड़ा रहा किससे, अमाइनो इमिडाजोल से। और क्या बना, और क्या बना 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आता है जो एक कार्बन इससे जोड़ देता है ना। यहाँ पर ये N10 फॉर्माइल THF आता है और एक कार्बन इससे जोड़ देता है। अब इसके बाद ये क्या बन गया, अब ये जो बनता है ये 5 फॉर्मा अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन के साथ में क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं सब मिल जाते हैं, पूरी रिंग बन जाती है। लेकिन इस रिंग को क्लोज करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है साइक्लोहाइड्रोलेज। तो अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो साइक्लोहाइड्रोलेज होता है वो एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करता है और इस रिंग को क्लोज कर देता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट है फिर बाद में जाकर क्या बनाता है, एडेनिन और ग्वानिन, इसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इतना समझ में आया, जिसको नहीं आया उसको अब आएगा। ये तो मैंने आपको बताया रिएक्शन। अब इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये जो पाथवे होता है फॉर द सिंथेसिस, सबसे पहले इस पाथवे में जो सिंथेसिस होती है वो किसकी होती है, हमने देखा आइनोसिन मोनोफॉस्फेट बना है यहाँ पर, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो जो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये पेरेंट कंपोनेंट होता है प्यूरीन का, इसका फॉर्मेशन होता है सबसे पहले प्यूरीन सिंथेसिस में। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सबसे पहले राइबोस 5 फॉस्फेट जो होता है वो आता कहाँ से, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट से आता है। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट क्या है, ये ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस का। इसमें हम पढ़ते हैं ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम इसकी स्टडी करते हैं। ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है प्यूरीन सिंथेसिस के लिए, और ATP की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, PRPP, दैट इज़ फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। अब फिर क्या होता है, फिर इसके बाद आके इसमें ग्लूटामाइन जुड़ जाता है, और ग्लूटामाइन अपना अमाइड नाइट्रोजन PRPP को दे देता है और क्या बना देता है, फॉस्फोराइबोसिलामाइन बना देता है। इसमें कौन सा एंजाइम लगता है, इसमें लगता है PRPP ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफरेज, ये लगता है। और ये जो एंजाइम होता है ये फीडबैक इनिबिशन शो करता है। फीडबैक इनिबिशन का मतलब क्या, प्यूरीन सिंथेसिस में लास्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमने पढ़ा आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर इसके बाद क्या बनेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना, GMP। तो ये कब बनेंगे, जब इनकी कमी होगी। तो जैसे बॉडी में इनकी कमी होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, इस एंजाइम को रिलीज़ करना शुरू कर देती है, PRPP ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफरेज को। लेकिन जब हमारी बॉडी में ये ज़्यादा होते हैं, है ना, ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं IMP, AMP या GMP, तो हमारी बॉडी क्या इनहिबिट कर देती है इस एंजाइम को। तो ये इसको हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अगर होते हैं, ज़रूरत नहीं होती तो ये एंजाइम नहीं फॉर्म होता और प्यूरीन सिंथेसिस रुक जाती है। जब ये लेस अमाउंट में होते हैं तो क्या होता है, ये एंजाइम सिंथेसाइज होता है और प्यूरीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये कमिटेड स्टेप होता है प्यूरीन बायोसिंथेसिस में। अब हम आगे चलते हैं, ये रिएक्शन हमने पढ़ी, इसको हम एक और बार देख लेते हैं। ये हमने बात करी थी, जो राइबोस 5 फॉस्फेट होता है वो ATP की प्रेजेंस में और सिंथेस की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है, PRPP फॉर्म करता है। फिर इसके ऊपर ग्लूटामाइन अटैच होता है, ग्लूटामाइन,
किसके प्रेजेंस में, PRPP ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में क्या बना देता है, इसके बाद बना देगा ये फॉस्फोराइबोसिलामाइन, ये बना देगा। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोराइबोसिलामाइन है ये रिएक्ट करेगा ग्लाइसिन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। ATP की प्रेजेंस में ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट, है ना। अब इसके बाद है ना ये ग्लाइसिनामाइड बना देगा। इसके बाद फिर N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट डोनेट करेगा अपना फॉर्माइल ग्रुप और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा कौन सा, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट, इसका फॉर्मेशन करेगा। फॉर्माइल ग्रुप THF से छूटकर कहाँ चला जाएगा, इसके पास ये जो ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट है इसके पास चला जाएगा और फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल फॉस्फेट बनाएगा। इसके बाद ग्लूटामाइन क्या करेगा, ग्लूटामाइन अपना सेकेंड अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा और बना देगा फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइडीन राइबोसिल 5 फॉस्फेट। अब जो इमिडाजोल रिंग होगी वो बन जाएगी, वो क्लोज हो जाएगी। वो क्लोज होगी किसकी प्रेजेंस में, ATP की प्रेजेंस में, और 5 अमाइनो इमिडाजोल राइबोसिल 5 फॉस्फेट बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, COZ नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बोक्सिलेशन होगा और क्या बनेगा, अमाइनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट। और फिर ये जो रिएक्शन होती है इसमें ना तो विटामिन की ज़रूरत होती है ना ATP की। अब तक की जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सब में ATP की ज़रूरत है, लेकिन इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलेशन में यहाँ पर ATP की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई विटामिन पार्टिसिपेट करता है। ये देखिए, ये वो सारी रिएक्शन है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई और पहले जो बता चुकी हूँ। इसके बाद क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन हो गया, ये कार्बोक्सिलेशन हो गया और क्या बन गया, 5 अमाइनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, एस्पर्टेट इस पर रिएक्ट करता है और कंडेंस कर देता है रिएक्शन को, है ना, और क्या बना देता है, अमाइनो इमिडाजोल 4 सक्सिनाइल कार्बोक्सिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। अब होता क्या है, जो एडिनोसक्सिनेट लाइएज है इस वाले कंपोनेंट में से जो फ्यूमरेट होता है उसको हटा देता है और सिर्फ अमाइनो ग्रुप को छोड़ देता है और क्या रह जाता है, अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट रह जाता है। इसके बाद दोबारा से N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट अपना एक कार्बन दे देता है और क्या बना देता है, अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। इसके साथ सारे कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स पूरे हो जाते हैं प्यूरिन रिंग में। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, ये देखिए, कार्बोक्सिलेज ने अटैच हुआ, इसके बाद में ये कंपोनेंट बना। फिर एस्पर्टेट ने अपना ग्रुप दिया, एस्पर्टेट के बाद क्या हुआ, फ्यूमरेट, फिर एक एंजाइम ने इस पर काम करा, सिंथेज ने काम करा, सिंथेज के बाद फिर ये कंपोनेंट बना। फिर एडिनोसक्सिनेट लाइज ने क्या करा, फ्यूमरेट हटा दिया और सिर्फ अमाइड ग्रुप बच गया, है ना। इसके बाद क्या होता है, फॉर्माइल ट्रांसफरेज से फिर से फॉर्माइल ग्रुप एक कार्बन जोड़ देता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर एक कार्बन जुड़ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, साइक्लोहाइड्रेस इस रिंग को क्लोज कर देता है और क्या बन जाता है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका सिंथेसिस हो जाता है। अब आइनोसिन मोनोफॉस्फेट से AMP यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट कैसे बनते हैं, है ना। जैसा हमने बात करी थी, प्यूरिन का क्या होता है, पेरेंट मॉलिक्यूल होता है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर इससे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है और वो तुरंत होता है। जो एस्पर्टेट होता है वो कंडेंस होता है इस IMP के साथ। ये जो एस्पर्टेट है ये इस IMP के साथ कंडेंस हो जाता है GTP की प्रेजेंस में और इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है, एडिनाइल सक्सीनेट सिंथेज कैटलाइज करता है और क्या फॉर्म करता है, एडिनाइल सक्सीनेट फॉर्म करता है। ठीक है, एडिनाइल सक्सीनेट का फॉर्मेशन हो गया। एडिनाइल सक्सीनेट पे फिर एडिनाइल सक्सीनेज काम करता है और ये जो एक्स्ट्रा फ्यूमरेट होता है उसको रिलीज़ कर देता है और क्या बन जाता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एक प्रोसेस। अब क्या होता है, यहाँ पर IMP से ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बनने के लिए क्या होता है, यहाँ पर NAD का यूज़ होता है। NAD से NADH बन जाता है और IMP डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है।
फिर ग्लूटामाइन यहाँ पर आता है। ग्लूटामाइन किसकी प्रेजेंस में? ग्लूटामाइन एटीपी के साथ मिलकर और जीएमपी सिंथेज के प्रेजेंस में क्या बनाता है? ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। दोबारा बता रही हूँ, जो आयनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है वो कंडेंस होता है एस्पर्टेट के साथ जीटीपी की प्रेजेंस में। एडिनाइल सक्सीनेट सिंथेज इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है और क्या बनाता है? एडिनाइल सक्सीनेट। एडिनाइल सक्सीनेट से जो फिर जो फ्यूमरेट होता है वो रिलीज हो जाता है किसकी प्रेजेंस में? एडिनाइल सक्सीनेस की प्रेजेंस में, और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। इस तरफ जो आयनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है उससे जीएमपी कैसे बनता है? एनएडी यहाँ पर काम करता है। जब आईएमपी से ही दोनों चीज़ें बन रही हैं। अगर एस्पर्टेट आ गया पहले, है ना, एस्पर्टेट जुड़ गया और एंजाइम भी मिल गया उसको, तो एएमपी बन जाएगा। यदि एनएडी आ गया, आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज आ गया आईएमपी पर, तो ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट से क्या होगा? फिर उसके बाद ग्लूटामाइन अगर मिल गया तो जीएमपी सिंथेस के प्रेजेंस में ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, है ना। बन इसी से रहे, आयनोसिन मोनोफॉस्फेट से ही दोनों बन रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट करके बताना। मुझे पता है जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको नाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप थोड़े नोट्स बना लेना या फिर, है ना, एक बार पीछे बैक करके देख लेना। तो अगर आप बार बार पढ़ोगे तभी आपको याद होगा। मैंने इतनी बार पढ़ा तब जाके मैं अभी भी नाम में एकदम फ्लुएंटली नहीं बोल पाती। तो जिसने एक भी बार नहीं पढ़ा तो वो परेशान मत होना कि कैसा अजीब से नाम है, याद तो नहीं होंगे, हो जाएंगे। अगर आप 2-4 बार पढ़ लोगे तो हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन के इनहिबिटर्स कौन कौन होते हैं। फॉलिक एसिड, THF टेट्राहाइड्रोफोलेट हमने बात करी है ना, 2 जगह यूज़ होता है, रिएक्शन 4 और रिएक्शन 10 में यूज़ होता है। तो ये एसेंशियल होता है। अगर ये नहीं होगा, किसी रीज़न से ये नहीं होता, तो प्यूरिन सिंथेसिस जो होती है वो रुक जाती है। सल्फोनामाइड्स और सल्फा ड्रग्स, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जब हम सल्फा ड्रग्स खाते हैं तो उनकी प्यूरिन सिंथेसिस, जो फॉलिक एसिड होते हैं उनकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं सल्फा ड्रग्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। अब आप ये सोचोगे कि जो सल्फर ड्रग है खाते तो हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड को की सिंथेसिस को इनहिबिट क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें से भी फॉलिक एसिड आ जाता है, ठीक है, हमारे डाइट सोर्स से भी आ जाता है वो, तो इसलिए हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी फॉलिक एसिड सिंथेसिस को क्या करता है? वो इनहिबिट कर देता है। अब हम बात करते हैं मीथोट्रेक्सेट। जो मीथोट्रेक्सेट होता है ये भी एक स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है फॉलिक एसिड का। ये क्या करता है? ये ज़्यादातर, है ना, कैंसर कंट्रोल में यूज़ होता है। कैंसर कंट्रोल में इसको दिया जाता है, और ये क्या करता है? प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है कैंसरस सेल्स की। तो जो कैंसरस सेल्स होती हैं फिर वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाती, और उनकी प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, तो वो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। बट ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये नॉर्मल सेल्स को भी मतलब अफेक्ट करते हैं, है ना। और क्या कॉज करते हैं? बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी कॉज होते हैं मीथोट्रेक्सेट के। क्या क्या कॉज होता है? अनीमिया भी हो सकता है, बाल्डनेस, स्केली स्किन, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं एजासिरिन की। एजासिरिन जो होता है ये एंटागोनिस्ट होता है ग्लूटामाइन का, और जो रिएक्शंस होती हैं, है ना, बेसिकली कौन सी रिएक्शन को इनहिबिट करता है? जो 5th रिएक्शन होती है जिसमें हमने फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट की बात करी थी, उस रिएक्शन को ये इनहिबिट करता है और प्यूरिन सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। तो ये इनहिबिटर्स होते हैं जो इस रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसके बारे में लिखेंगे तो, है ना, बहुत मतलब अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा आपके एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ आपको पता है, और आप 1-2 बातें भी इनके बारे में लिख लेना, ठीक है। रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं? इनहिबिटर्स की हमने बात करी, ठीक है। कौन कौन होता है? फॉलिक एसिड होता है, सल्फोनामाइड्स या फिर सल्फा ड्रग्स होती हैं, किसके अंदर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। मीथोट्रेक्सेट जो होता है ये कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। एक होता है एजासिरिन। एजासिरिन भी प्यूरिन सिंथेसिस को रिएक्शन 5 को जो क्या करता है? इनहिबिट कर देता है और प्यूरिन सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन की।
तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है PRPP रेगुलेट करता है प्यूरिन सिंथेसिस को, एक AMP और GMP। तो जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होती है, मतलब है ना वो किस पे अगर है ना एंजाइम्स होंगे, बाकी चीज़ें होंगी तभी तो वो कंटिन्यू करेगी ना, और यहाँ पे बॉडी को नीड होगी। तो जो PRPP क्या करता है, ये डिपेंड होता है राइबोस 5 फॉस्फेट और PRPP सिंथेस। अगर ये प्रेजेंट होंगे तब प्यूरिन सिंथेसिस आगे बढ़ेगी, है ना, इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो HMP के ऊपर फिर इनडायरेक्टली ये दूसरे HMP के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहाँ से राइबोस 5 फॉस्फेट आया तब जाकर वो किससे PRPP की सिंथेसिस करेगा। अब इसके बाद AMP और GMP का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। AMP क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और GMP क्या है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये इन्हें अगर ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में तो ज़रूरत ही नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन बेसिस होते हैं। तो अगर ये होंगे तो बॉडी क्यों बनाएगी। तो अगर AMP या GMP होता है तो ये इनहिबिट करता है एडिनाइल सक्सिनेट सिंथेज को, और जो AMP होता है वो एडिनाइल सक्सिनेट सिंथेज को इनहिबिट करता है, और GMP किसको इनहिबिट करता है, IMP डिहाइड्रोजिनेज को, और प्यूरिन सिंथेसिस को रोक देते हैं। IMP से जब बनता है AMP या GMP तो उस टाइम पर ये उनको रोक देते हैं, ऑलरेडी हैं तो और बनाकर क्या करेगी बॉडी, है ना। फिर हम बात करते हैं साल्वेज पाथवे की प्यूरिन के लिए। जो फ्री प्यूरिन हमने बात करी थी, जब प्यूरिन सिंथेसिस होती है तो वो राइबोस 5 फॉस्फेट से जुड़े हुए होते हैं और न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में ही बनते चले जाते हैं। लेकिन जो फ्री प्यूरिन यानी कि एडेनिन और ग्वानिन या फिर हाइपोजेंथिन, ये भी प्यूरिन होता है। ये नॉर्मल मतलब है ना नॉर्मली न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली RNA में भी यही पाए जाते हैं। ये हमें डाइटरी सोर्स से भी मिलते हैं, जो हम खाना खाते हैं वहाँ से भी हमें प्यूरिन बेसिस मिलते हैं। तो जो प्यूरिन बेसिस होते हैं वो डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड्स में जब कन्वर्ट होते हैं, प्यूरिन बेस जब राइबोस 5 फॉस्फेट से आके डायरेक्ट जुड़ जाता है, इस प्रोसेस को हम साल्वेज पाथवे कहते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम साल्वेज पाथवे बोलते हैं। एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज जो होता है इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है ना, और क्या बना देता है, AMP बना देता है एडेनिन से डायरेक्टली। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये केस किस केस में देखने को मिलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, है ना, या फिर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उनके अंदर प्यूरिन सिंथेसिस नहीं होती। तो जब हम डाइट में जो हमारी डाइट से प्यूरिन आता है वो डायरेक्टली किससे इन एंजाइम्स की हेल्प से डायरेक्ट क्या बना देता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो प्यूरिन डायरेक्ट फॉर्म हो जाता है। दूसरा हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज जो होता है, ये ग्वानिन और हाइपोजेंथिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, GMP और IMP। IMP क्या है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP क्या है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अब क्या होता है, जो फॉस्फोराइबोजाइल फॉस्फेट होता है ये डोनर होता है राइबोस 5 फॉस्फेट का, ये डोनेट कर देता है अपना ये ग्रुप साल्वेज पाथवे में अगर ज़रूरत होती है तो। अब इस रिएक्शन को ऐसे समझिए, जैसे मैंने बात करी कि मान लीजिए मैंने खाना खाया, उसमें मुझे एडेनिन डायरेक्ट मिल गया, इतनी लंबी प्रोसेस नहीं चली कि एडेनिन का फॉर्मेशन हो या फिर आइनोसिन का फॉर्मेशन हो, कुछ नहीं हुआ, एडेनिन मुझे डायरेक्ट मिल गया। अब इस एडेनिन पे क्या होगा, एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एक्ट करेगा, PRPP से राइबोज आ जाएगा और क्या बना देगा, AMP डायरेक्ट बना देगा, राइबोस 5 फॉस्फेट आ गया और क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डायरेक्टली बन गया। एरिथ्रोसाइट्स हो गए हमारे, ल्यूकोसाइट्स, इनमें ये डायरेक्ट फॉर्म हो जाता है। अब ग्वानिन के लिए भी इतनी लंबी प्रोसेस नहीं चली, यहाँ पर कौन सा एंजाइम आ गया, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ये भी PRPP के प्रेजेंस में क्या बना देगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बना देगा, राइबोस 5 ग्रुप जोड़ देगा जाके इससे और डायरेक्ट इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एक होता है हाइपोजेंथिन, इस पर भी सेम एंजाइम काम करता है, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, और किसका फॉर्मेशन कर देगा, IMP, जो कि पेरेंट कंपोनेंट होता है प्यूरिन सिंथेसिस। इतना समझ में आया। अब आपको ये पता होना चाहिए, इतना तो मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं। मैंने पहले भी बात करी थी, जो राइबो शुगर होती है वो RNA के अंदर होती है और डीऑक्सी राइबो शुगर DNA के अंदर होती है, पर वो बनती राइबोस से ही है।
तो कन्वर्जन कैसे होता है, जो सिंथेसिस होता है प्यूरिन और पिरिमिडीन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से ही होता है। जो सेकंड कार्बन है उसमें रिडक्शन हो जाता है, राइबोस के सेकंड कार्बन में रिडक्शन हो जाता है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के प्रेजेंस में। ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है, इसके अंदर 2 सब यूनिट होती है, एक होती है B1, एक होती है B2। ये 8-2 नहीं है, ये B2 है, ठीक है, ये B2 है ना, और ये राइबो है। तो इसकी प्रेजेंस में अब क्या होता है, सप्लाई कैसे होते हैं, सप्लाई होती है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स की। जो एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, वो क्या करता है, हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करता है रिडक्शन के लिए फ्रॉम इट सल्फाहाइड्रल ग्रुप, अपने सल्फाहाइड्रल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। और जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट होते हैं वो सप्लाई होते हैं किसके प्रेजेंस में, थायोरिडॉक्सिन। थायोरिडॉक्सिन एक प्रोटीन, मोनोमेरिक प्रोटीन होता है जिसके अंदर 2 सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं, 2 सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं, यानी कि सिस्टीन में क्या होता है, एसएच ग्रुप होता है। हमने अमाइनो एसिड वाला लेक्चर पढ़ा है तो हमें पता है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं सिस्टीन। तो एक सिस्टीन के अंदर एक एसएच होगा, 2 सिस्टीन के अंदर 2 एसएच होंगे, तो ये अपना हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक है। एक मिनट, अब इसके बाद क्या होगा, NADPH डिपेंडेंट थायोरिडॉक्सिन। थायोरिडॉक्सिन क्या है, प्रोटीन है। ये NADPH डिपेंडेंट थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज एक एंजाइम है, ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है या ऑक्सीडाइज कर देता है थायोरिडॉक्सिन को। अब क्या होता है, पहले तो क्या हो, एक मिनट ऐसे बताती हूँ, कन्फ्यूज़न होता है। जो थायोरिडॉक्सिन होता है ना 2SH, वो क्या करता है, वो क्या बना देता है, ये रिड्यूस फॉर्म में होता है और ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। थायोरिडॉक्सिन ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसी ऑक्सीडाइज फॉर्म से दोबारा से रिड्यूस फॉर्म बनती है, तो किसकी प्रेजेंस में, अब ये रिड्यूस फॉर्म किसकी प्रेजेंस में बनती है, ये बनती है थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज की प्रेजेंस में। ये एक NADPH डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। यहाँ पर जो NADPH है वो रिड्यूस होकर अपने 2 हाइड्रोजन रिड्यूस करके दे देता है और NADP में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। फिर से जब ज़रूरत पड़ती है, फिर से जब ये RNA से RNA नहीं, राइबो शुगर से डीऑक्सी राइबो शुगर बनानी होती है, तो दोबारा से ये 2 जो होते हैं अपना H ग्रुप दे देते हैं और ऑक्सीडाइज कर देते हैं थायोरिडॉक्सिन को। अब समझ में आया होगा शायद, है ना। तो जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो NADP, इधर देखिए, अब सप्लाई कैसे होती है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की, जो एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, वो हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करता है रिडक्शन के लिए सल्फाहाइड्रल ग्रुप्स के। अब ये जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स होते हैं ये सप्लाई होते हैं किसके द्वारा, थायोरिडॉक्सिन के द्वारा। ये एक मोनोमेरिक प्रोटीन होता है जिसके अंदर 2 सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं। अब जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो फिर NADPH डिपेंडेंट थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज क्या करता है, दोबारा से कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडाइज थायोरिडॉक्सिन को रिड्यूस्ड फॉर्म में, जो कि दोबारा से रिसाइकल होती रहती है बार बार। अब ये जो थायोरिडॉक्सिन होती है सर्व करती है एज प्रोटीन कोफैक्टर इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर क्या है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट है ना, यहाँ पे एक बेस है, राइबो शुगर है, फॉस्फेट है। अब इस पे क्या होगा, इस पे राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज काम करेगा और थायोरिडॉक्सिन को रिड्यूस से ऑक्सीडाइज कर देगा, इसके हाइड्रोजन ले लेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देगा, है ना। और क्या रह जाएगा, यहाँ पे H2O चला जाएगा, एक H रह जाएगा, बस H रह जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया, क्या बन गया, डीऑक्सीराइबो शुगर बन गई। अब क्या होता है, जब ये ऑक्सीडाइज हो गया, अब इसको से दोबारा थायोरिडॉक्सिन रिड्यूस फॉर्म में बनाने के लिए थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज काम करता है। ये NADPH डिपेंडेंट प्रोसेस होती है जिससे NADP का फॉर्मेशन होता है और फिर से रिड्यूस फॉर्म बन जाती है, दोबारा से जब ज़रूरत होती है तो दोबारा से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब समझ में आ गया होगा, है ना। अब इस प्यूरिन का डिग्रेडेशन, अब ये जो रेगुलेशन कैसे होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का, है ना, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट्स बन रहे हैं, इनका रेगुलेशन कैसे होता है। ये
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं डीएनए की सिंथेसिस के लिए। डीएनए की सिंथेसिस इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से होती है। तो जो एक्टिविटी होती है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसके फॉर्मेशन के लिए। तो जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज होता है ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जिसके अंदर मल्टीपल साइट्स होती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा साइट्स होते हैं। एक्टिव साइट भी होती है, एलोस्टेरिक साइट्स भी होती है, और ये कंट्रोल करता है फॉर्मेशन किसकी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ये एंजाइम होगा तो इनका फॉर्मेशन होगा, ये नहीं होगा तो इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। अब समझ में आया। अब हमने सिंथेसिस की बात करी कि प्यूरिन सिंथेसिस कैसे हुई, आईएमपी कैसे बना, आईएमपी से एएमपी, जीएमपी कैसे बना, ठीक है। फिर जो राइबोन्यूक्लियोसाइड थे उनसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट्स कैसे बने, इसकी भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन कैसे होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का। तो जो एंड प्रोडक्ट होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का ह्यूमंस में, वो होता है यूरिक एसिड। तो इसमें भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो होता क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट होते हैं, अब ये क्या बन गए, हमारे प्यूरिन बन गए, एएमपी और आईएमपी बन गए, ये कन्वर्ट होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स में। किसमें एक मिनट, ये देखें, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, प्लस शुगर होती है, प्लस क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। तो जो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं न्यूक्लियोसाइड में, यानी कि एएमपी से क्या बन जाएगा, एडिनोसिन, आयोनोसिन या फिर ग्वानोसिन बना रह जाएगा इनसे, बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज। यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है न्यूक्लियोटाइडेज, और क्या बना देता है, एडिनोसिन या फिर आयोनोसिन या फिर ग्वानोसिन। अब जो अमाइनो ग्रुप होता है, इधर जो अमाइनो ग्रुप होता है एएमपी से या फिर एडिनोसिन से, ये रिमूव होता है और क्या बना देता है, आईएमपी। अगर एएमपी बना हुआ है यानी कि एडिनोसिन बना है, तो एडिनोसिन का जो अमाइनो ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, एडिनोसिन। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है एडिनोसिन डीअमाइनेज, और क्या प्रोड्यूस कर देता है, आईएमपी, है ना, आइनोसिन या फिर आइनोसिन प्रोड्यूस कर देता है। अब ये आइनोसिन जो होता है या फिर ग्वानोसिन कन्वर्ट होते हैं हाइपोजेंथीन में, हाइपोजेंथीन बनाते हैं। और जो ग्वानिन होता है, यानी कि ग्वानिन के जो प्यूरिन बेसेस होते हैं, वो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, ग्वानिन बना देते हैं। जो एडिनोसिन होता है इज़ नॉट डिग्रेडेड बाय क्या होता है, एडिनोसिन इस वाले एंजाइम के थ्रू डिग्रेड नहीं होता। यहाँ पे प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड क्या करते हैं, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, आइनोसिन को कन्वर्ट कर देता है हाइपोजेंथीन में, और ग्वानोसिन को ग्वानिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ग्वानिन होता है और हाइपोजेंथीन होता है, ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म करते हैं जेंथीन, है ना। अब जो ग्वानिन होता है इसका डीअमाइनेशन होता है ग्वानेज से, और क्या बनाता है, जेंथीन। जेंथीन ऑक्सीडेज क्या करता है, हाइपोजेंथीन को जेंथीन में कन्वर्ट कर देता है, तो दोनों ने क्या बना दिया, जेंथीन। अब ये जो जेंथीन होता है इससे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इस किसकी प्रेजेंस में, जेंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में यूरिक एसिड बन जाता है। ये एक एंजाइम का, ये जो एंजाइम होता है इसके अंदर FAD, मोलिब्डेनम, आयरन, ये सब होता है, और ये ज़्यादातर लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जेंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। जेंथीन ऑक्सीडेज क्या करता है, लिबरेट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड पता होता है कि टॉक्सिक होती है या हार्मफुल होती है टिश्यूज़ के लिए, तो क्या होता है, ये तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। यूरिक एसिड जो होता है आपको पता होगा कि ह्यूमंस का फाइनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। तो जब प्यूरिन मेटाबोलाइज हो जाता है पूरी तरह से, तो क्या फॉर्म करता है, यूरिक एसिड। इतना समझ में आ गया। अब ये प्रोसेस है, इसको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, लेक्चर लंबा हो गया यार। एएमपी से क्या बनता है, आईएमपी, एएमपी डीअमाइनेज की प्रेजेंस में, और यहाँ फिर एएमपी से एडिनोसिन बन जाता है, आईएमपी से आइनोसिन बन जाता है न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में। अभी जो एडिनोसिन है इसका अमाइन ग्रुप क्या होता है, रिमूव हो जाता है एडिनोसिन डीअमाइनेज की प्रेजेंस में, और आयोनिसिन बना देता है। अब इसके ऊपर प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज काम करता है और हाइपोजेंथीन बना देता है। इधर जीएमपी पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइडेज काम करता है, ग्वानोसिन बना देता है, और इसके बाद क्या होता है, ग्वानोसिन से क्या बनता है, ग्वानिन बनता है। यहाँ पर ये ग्वानिन बन गया, ये ग्वानिन बन गया। ग्वानिन बनने के बाद में क्या होता है, ये ग्वानेज की प्रेजेंस में क्या बना देता है, जेंथीन।
अब यहाँ पर भी ज़ैंथीन, इधर से भी ज़ैंथीन बना, इधर से भी ज़ैंथीन बना। ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में यूरिक एसिड बना देते हैं, ये यूरिक एसिड बना देते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो यहाँ पर लिबरेट होती है वो कैटलेज है ना, कैटलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाती है, H2O प्लस ऑक्सीजन, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के? एक होता है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया में क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड जो होता है, हम सबको पता है कि जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है इसका एंड प्रोडक्ट है। इसकी जो नॉर्मल कंसनट्रेशन होती है बॉडी में वो होती है 3 to 7 mg/dl, है ना। और डेली एक्सक्रीशन कितना होता है, 500 to 700 mg, इतना ये डेली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। लेकिन किसी रीज़न की वजह से अगर ये कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि हाइपर यूरिसीमिया हो गया। अब दूसरी बात करते हैं हम गाउट की। गाउट क्या होता है, ये मेटाबॉलिक डिसीज़ होती है, इसमें भी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है यूरिक एसिड का। गाउट को हम गाउट की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कॉज होता है, जिसको हम गठिया पाई की बीमारी बोलते हैं ना। नॉर्मली ये भी माना जाता है कि जो लेड होता है, लेड पॉइजनिंग की वजह से भी गाउट की बीमारी हो जाती है या फिर लोगों की किडनी डैमेज हो जाती है। जो गाउट होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी गाउट, एक होता है सेकेंडरी गाउट। जो प्राइमरी होता है वो बर्थ होता है, अगर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में कोई एरर आ जाए जिसकी वजह से यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी गाउट। सेकेंडरी गाउट जो सेकेंडरी गाउट होता है वो क्या होता है, इसको हम सेकेंडरी हाइपर यूरिसीमिया भी बोलते हैं। ये बहुत सारी दूसरी डिसीज़ की वजह से होता है। कई बार दूसरी डिसीज़ की वजह से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बॉडी से कम हो जाता है, और अगर एक्सक्रीट कम होगा तो बॉडी में उसका लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी गाउट। फिर एक आती है लीश-नायन सिंड्रोम, है ना। जो ये लीश-नायन सिंड्रोम होता है, ये अगर HGPRT हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ये जो एंजाइम होता है साल्वेज पाथवे का, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है तो जो प्यूरिन साल्वेज पाथवे है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारे मतलब है ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। ये एक सेक्स लिंक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना। क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें डिफेक्ट की वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है और इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसको हम बोलते हैं लीश-नायन सिंड्रोम। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं। आज के लिए इतना ही। पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक इट।